हेलो एवरीवन। यह यूनिट 4 का थर्ड लेक्चर है। इसमें हम लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है और इसके कौन कौन से सोर्स होते हैं। इट इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड हायरिंग द बेस्ट एंड मोस्ट क्वालिफाइड और स्किल कैंडिडेट फॉर ए जॉब इन ए स्पेसिफाइड टाइम एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। तो अगर देखा जाए सामान्य भाषा में रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, एक तरीका है तो आपके जॉब के लिए जो सबसे सुटेबल कैंडिडेट है, जो सबसे मोस्ट कैंडिडेट है, उसको खोजने का, उसको भर्ती करने का, उसको चयन करने का इन ए स्पेसिफाइड टाइम, एक दिए हुए समय में, एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, सबसे कम खर्च में। यही है आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस, मतलब आपके जॉब के लिए जो सबसे अच्छा उम्मीदवार है उसको खोजने का एक तरीका। अब आता है सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं। The sources of manpower supply. Manpower supply for different categories of worker, unskilled, semi-skilled and highly skilled can be classified as. आपको पता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में मेनली तीन तरह के वर्कर होते हैं या तीन तरह के एम्प्लॉय होते हैं। एक होते हैं अनस्किल्ड, जिसको आप लोग लेबर कहते हैं, एक होते हैं सेमी स्किल्ड और एक होते हैं हाईली स्किल्ड, जो कि टॉप पोस्ट वाले होते हैं। इनको आप दो तरीके से, इनको दो सोर्स से आप खोज सकते हैं, आप चयन कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है इंटरनल सोर्स, मीन्स आपके अपने कंपनी के अंदर से ही, और दूसरा है एक्सटर्नल सोर्स, रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से रिक्रूट कर सकते हैं। तब सबसे पहला आता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसमें क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ एम्प्लॉय हु आर ऑलरेडी ऑन द पेरोल ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम वो सारे एम्प्लॉय आते हैं जो कि पहले से आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। Recruitment from internal sources is done to fill up vacancies through promotion, rehiring and transferring employee within the company. अगर हम लोग इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, मान के चलिए आपके यहाँ कोई बड़ा सा मैनेजर का पोस्ट खाली है, ठीक है, चीफ मैनेजर का पोस्ट खाली है। अगर आप उसको फिल करना है तो आप क्या करते हैं, उसके नीचे वाला जो पोस्ट है उस पर जो आदमी काम कर रहा है, उस पर जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको प्रमोट करके क्या करते हैं, मैनेजर बना देते हैं। ये भी तो आपका एक वैकेंसी को, एक जगह को फिल करने का तरीका है कि आपने किसी को क्या किया, प्रमोशन दे दिया। ये आपका कौन सा सोर्स हो गया, इंटरनल सोर्स हो गया। जो आपके यहाँ पहले से काम कर रहे थे उसी को वापस प्रमोट करके क्या किया, आपकी जो जरूरत थी, आपकी जो वैकेंसी थी, उसको क्या किया, आपने फिल कर दिया। दूसरा ये भी तरीका होता है कि आपका मान के चलिए पटना का ब्रांच है, यहाँ पर आपको एक मैनेजर का पोस्ट खाली है, आपको रिक्रूट करना है मैनेजर पोस्ट के लिए, लेकिन आपने देखा कि आपके यहाँ जो लखनऊ वाला ब्रांच था वहां दो दो मैनेजर काम कर रहे थे। आपने एक मैनेजर को लखनऊ से ट्रांसफर करके पूर्णिया बुला लिया। इस तरह आपका मैनेजर का जो वैकेंसी था वो क्या हो गया, फुलफिल हो गया। आपने इसको क्या किया, इंटरनली फुलफिल किया, इसलिए इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहलाएगा। द एम्प्लॉय में बी प्रमोटेड टू हायर पोजीशन कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटस एंड पे। अगर आप किसी को प्रमोशन करते हैं तो उसको अधिक सैलरी भी मिलेगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी, उसका स्टेटस भी बढ़ जाएगा। This method is very much favorable with workers because it provides them chance to develop financially and socially. ये तरीका जो होता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ये वर्कर के बीच बहुत ही फेमस है, उनको बहुत ही मोटिवेशन देता है, क्योंकि एक तो उनका सैलरी बढ़ जाता है, दूसरा उनका सोशल स्टेटस भी बढ़ जाता है। अब इसका क्या क्या एडवांटेज है देखिए। दिस मेथड इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। आपको पता है अगर आप इंटरनली कर रहे हैं, ट्रांसफर करने में बहुत कम समय लगता है, प्रमोशन देने में बहुत कम ही समय लगता है एज कम्पेयर टू आप फॉर्म निकालते हैं, फिर एग्जाम लेते हैं, फिर इंटरव्यू लेते हैं, फिर रिक्रूटमेंट करते हैं, इसमें ज्यादा समय लगता है। लेकिन इंटरनली क्या लगता है, कम समय लगता है। द मैनेजर आर अवेयर ऑफ टैलेंट एंड एबिलिटी ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। जो मैनेजर है, जो टॉप पोस्ट पे है, जो प्रमोशन करता है, उसको समझ में आता है कि कौन आदमी जो यहाँ काम कर रहा है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो आप सही आदमी का, सही कैंडिडेट का क्या कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं। इंटरनली हायरिंग प्रमोट्स ए फीलिंग ऑफ लॉयल्टी अमंगस्ट द एम्प्लॉय। उसके अंदर एक अच्छा भावना डेवलप करता है, वो कंपनी के प्रति ज्यादा लॉयल हो जाते हैं। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द कंपनीज वर्किंग मेथड एंड डोंट टेक ए लॉन्ग टाइम टू एडजस्ट टू न्यू पोजीशन। सपोज कीजिए आपके कंपनी में एक मैनेजर का पोस्ट खाली था, तो आपने क्या किया, आपका जो डेप्टी मैनेजर था उसको प्रमोट करके मैनेजर बना दिया। तो वो डेप्टी मैनेजर जो था वो आपकी कंपनी में बहुत दिन से काम कर रहा है, अब वो नए पोस्ट मैनेजर के पोस्ट पे चला गया,
उसको पहले से हर चीज पता है कि आपका मैनेजर क्या काम करता है, किस तरह काम करता है, कंपनी का आपका नेचर क्या है, वर्किंग मेथड क्या है, उसको एडजस्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये एक आपके लिए फायदेमंद होता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट। रिड्यूस लेबर टर्नओवर एंड क्रिएट ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द वर्कर। इस तरह से आपका इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से आपका लेबर का टर्न ओवर जो होता है वो भी कम होता है, और दूसरा सेंस ऑफ सिक्योरिटी, आपको पता है कि आज अब अगर आप छोटे पोस्ट पे ज्वाइन कर रहे हैं, जब आप रिटायर करेंगे तो आप एक बड़े पोस्ट से रिटायर करेंगे। ये नहीं कि आप जिंदगी भर लेबर बन के ही रिटायर कर जाएंगे। आज आप हो सकता है क्लर्क हैं तो कल आप बड़ा बाबू बनेंगे, उससे भी बड़े पोस्ट पे आप जा सकते हैं और अच्छे पोस्ट से आप रिटायर कर सकते हैं। इस तरह एक सिक्योरिटी का भावना उसके अंदर डेवलप होता है, उनके एम्प्लॉय के अंदर। आगे आता है अगला सोर्स, ये हो गया इंटरनल। अब आ गया इसका डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या क्या है, घाटा क्या है। अब मान के चलिए सम ऑफ द एम्प्लॉय हु आर नॉट प्रमोटेड आर लाइकली टू बी अनहैप्पी एंड एम्प्लॉय एट लार्ज में कंसीडर रिक्रूटमेंट डिसीजन एज अनफेयर। मान के चलिए आपके यहाँ डेप्यूटी मैनेजर 5 थे, अब एक मैनेजर का जगह खाली हुआ, उस 5 में से कोई एक आदमी ही मैनेजर बनेगा ना, पांचों के पांचों तो नहीं बन पाएंगे। तो मान के लिए अगर एक बन गया तो बाकी जो 4 हैं वो खुश नहीं रहेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनके अंदर हीन भावना आ जाएगी, उनको लगेगा ये जो तरीका है चयन का अनफेयर है, इसमें पार्शियलिटी हुई है, वो उसका जान पहचान था इसलिए उसको उसने मैनेजर का पोस्ट दे दिया, हमें नहीं दिया। तो मतलब सम ऑफ द एम्प्लॉय हु आर नॉट प्रमोटेड आर लाइकली टू बी अनहैप्पी। ठीक है, ये इसका घाटा है। दे आर लिमिटेड चॉइस फॉर प्रमोशन टू हायर पोस्ट। जैसा कि पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मैनेजर तो कोई एक ही बनेगा, डेप्टी मैनेजर 4 या 5 हो सकते हैं, लेकिन मैनेजर क्या एक ही होगा। तो लिमिटेड चॉइस होता है प्रमोशन का, सब कोई प्रमोशन नहीं ले पाता है। इट मे नॉट बी पॉसिबल टू फाइंड रिक्वायर्ड टैलेंट स्किल फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक बड़े पोस्ट, मान के चलिए से टाटा की बात लेते हैं, टाटा को पूरे कंपनी का जो हेड है उसके लिए जरूरत है रतन टाटा का। जैसे रतन टाटा आपको पता है बहुत बूढ़े हो गए हैं, 80 साल से ऊपर के उनके हो गए हैं, उनको कंपनी चाहता है कि इनके जगह पे कोई एक नया रिप्लेसमेंट आए, लेकिन कंपनी को उस लेवल का कोई मिल ही नहीं पा रहा है जो उनकी जगह ले सके। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है इंटरनल सोर्स का कि आपको जो रिक्वायर्ड टैलेंट है, स्किल है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं मिल पाता, फिर आपको बाहर से रिक्रूट करना पड़ता है जो आपको रिक्वायर्ड टैलेंट है, रिक्वायर्ड स्किल। ये एक घाटा है आपका इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। अब नेक्स्ट टाइप आता है आपका एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ये क्या होता है, इट रेफर्स टू द सोर्सेस आउटसाइड और एग्जिस्ट एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन। मान के चलिए आपके बाहर से, जो आपके अंदर पहले से काम नहीं कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के, बाहर से किसी को रिक्रूट करते हैं। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब का रिक्रूटमेंट निकलता है, आप लोग फॉर्म भरते हैं, अभी आप जैसे डिप्लोमा कंप्लीट कीजिएगा, पॉलिटेक्निक कंप्लीट कीजिएगा, आप कहीं पर फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ये कहलाया क्या आपका एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आगे आता है रिकमेंडेशन। इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं कि किस तरह हम लोग एक्सटर्नली रिक्रूट करते हैं। ठीक है, जैसे रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है, एप्लीकेंट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंड एंड रिलेटिव्स में भी प्रूव टू बी ए गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सपोज कीजिए आपके यहाँ एक बड़ी सी कंपनी चलाते हैं, आपके यहाँ एक पोस्ट खाली है सुपरवाइजर का या इंजीनियर का। अभी आपके दोस्त ने आया, बोला देखो ना मेरा छोटा भाई है, बहुत दिन से इंजीनियरिंग करके डिप्लोमा करके बैठा हुआ है, तुम उसको नौकरी दे दो। तो आपने क्या किया, उसके रिकमेंडेशन पे, उसके पैरवी पे, उसकी सिफारिश पे, रिकमेंडेशन का हिंदी क्या होता है, सिफारिश, उसके सिफारिश पर उसके भाई को नौकरी दे दिया। ये भी आपका क्या है, एक सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। आपने न तो उसका एग्जाम लिया, न ही उसका इंटरव्यू लिया, हल्का फल्का फॉर्मेलिटीज किया और उसे नौकरी दे दिया। ये भी एक इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहलाता है, रिकमेंडेशन, सिफारिश। दूसरा आता है बाय एम्प्लॉयमेंट एजेंसी लाइक नौकरी.com, सरकारी नौकरी.com और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये लोग क्या करते हैं, पहले से जो भी बेरोजगार है तो उनका डेटा वगैरह, फॉर्म वगैरह सब फिल करा के रखते हैं। आप उनको बोलते हैं कि आप रिक्रूट करके हमको दीजिए, हमको इतने लोगों की जरूरत है, आप उनको रिक्रूट कीजिए और हमको दीजिए, हमको ये चीज टैलेंट उनके अंदर चाहिए। वो लोग रिक्रूट करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दे देते हैं, इसके बदले में कुछ पैसा लेते हैं उसमें। बाय एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, एम्प्लॉयमेंट न्यूज, ट्रेड एंड प्रोफेशनल जर्नल्स, रेडियो, टेलीविजन। इसमें क्या होता है, आप लोग पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं। जैसे आप लोग अभी मान के चलिए कोई भी, जैसे सेल का मान के चलिए, सेल या भेल या इंडियन रेलवे का भी कुछ दिन पहले वैकेंसी आया था, तो क्या हुआ, पेपर में निकला एडवर्टाइजमेंट, आप लोगों ने फॉर्म भरा, आप लोगों ने एग्जाम दिया, फिर आपका इंटरव्यू होना होगा, तो जो भी होगा फिर आपको रिक्रूटमेंट मिलेगा। ये भी एक तरीका होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। फिर आता है कैंपस सिलेक्शन इन इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ITI।
अब देखिए कोई कंपनी है, मान के चलिए बजाज कंपनी है, जो पट्टा 13 में आता है और क्या करता है, प्लेसमेंट करता है। ये भी उसकी एक सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। तो उसने, आप पहले से उसके कंपनी में काम नहीं कर रहे थे, आप कॉलेज में पढ़ रहे थे, कंपनी ने आपको फ्रेश करके न्यूली रिक्रूट किया आपको, तो आप क्या कहलाएंगे, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के थ्रू रिक्रूटेड होंगे आप। बाय कॉन्ट्रैक्टर और लेबर यूनियन, बहुत सारा कॉन्ट्रैक्टर होता है जो कि वर्कर को, लेबर को सप्लाई करता है, तो ये भी एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और रिक्रूटमेंट नोटिस एट फैक्ट्री गेट, आप बड़ी बड़ी फैक्ट्री में देखते होंगे गेट पे नोटिस लगा देता है कि भाई हमको 10 ठो लेबर की जरूरत है, तो लेबर जाते हैं वहां, फॉर्म भरते हैं, अप्लाई करते हैं और उनको नौकरी दिया जाता है। तो आप पहले से उनके कंपनी में काम नहीं कर रहे थे, आपने नोटिस देखा गेट के सामने में, तो आप गए वहां पे और उनका जो जो फॉर्मेलिटीज है, जो उनका प्रोसीजर है, उनको फॉलो किए और उस कंपनी में नौकरी पा लिए। मीन्स आप एक्सटर्नली गए कंपनी के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप कहलाएंगे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर रिक्रूट हुए हैं, आपका चयन हुआ है। अब आता है आगे रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर है, मेथड ऑफ सिलेक्शन, कौन कौन सा सिलेक्शन का तरीका होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक ए सुटेबल सिलेक्शन प्रोसीजर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका जो भर्ती का तरीका है वो सही होना चाहिए, उसमें धांधली नहीं होना चाहिए, उसमें फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। आप लोग देखते होंगे बहुत बार दरोगा बहाली होता है, बिहार पुलिस का बहाली होता है, फिर उस पर केस हो जाता है, इस तरीका सही नहीं है। इफ द राइट टाइप ऑफ पर्सन आर नॉट सिलेक्टेड, अगर आपने सही तरीके का आदमी को सिलेक्ट नहीं किया, इट विल मेक ए ह्यूज लॉस टू द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म ऑफ टाइम, एफर्ट एंड मनी। अगर आपने जिसको सिलेक्शन प्रोसीजर से लाया आपने क्या, लेकिन वो आदमी आपके मुताबिक नहीं है, आप जो काम करना चाहते हैं वो काम को करने में वो सक्षम ही नहीं है, तो क्या होगा, आपका समय का ही बर्बादी होगा, आपका मेहनत का ही बर्बादी होगा, आपका पैसा का भी बर्बादी होगा। ईच स्टेप इन सिलेक्शन प्रोसेस शुड बी प्रोवाइड मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेंट टू फैसिलिटीज डिसीजन मेकिंग इन प्रॉपर सिलेक्शन। जितना भी स्टेप होता है सिलेक्शन में, वो सब ऐसा होना चाहिए कि एप्लीकेंट के बारे में, आपका जो अभ्यर्थी है उसके बारे में अधिक से अधिक आपको जानकारी मिल सके, जिससे कि आप सही कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सकें। द इम्पोर्टेंट स्टेप्स, इसके पहले ये है, द स्टेप्स इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में बी वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना रिक्रूटमेंट का तरीका अलग अलग होता है। जैसे आप देखिए, अगर आप रेलवे में जॉब करने जा रहे हैं, उसमें क्या होता है, आपका रिटन एग्जाम लिया जाता है, रिटन नॉलेज पे आपका ज़्यादा फोकस होता है। लेकिन यही आप जा रहे हैं बिहार पुलिस में बहाली होने के लिए, उसका एग्जाम देने के लिए, तो उसमें क्या है, सबसे पहले रिटन तो ठीक है भाई, लेकिन आपका दौड़ होता है, आप दौड़ने के लिए जाते हैं, मीन्स आपका फिजिकल भी देखा जाता है, लेकिन रेलवे में आपका फिजिकल को ज़्यादा कंसीडर नहीं किया जाता है। तो दोनों का तरीका क्या है, अलग अलग है। ये जॉब टू जॉब क्या करता है, वेरी करते रहता है, जिसको जैसा चाहिए कैंडिडेट, जैसा एम्प्लॉय चाहिए, उसके अनुसार वो अपना रिक्रूटमेंट प्रोसीजर को फ्लक्चुएट करते रहता है, चेंज करते रहता है। द इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन सेलेक्ट राइट टाइप्स ऑफ पर्सन आर एज फॉलो, एक जनरल तरीका दिया गया है, जनरली जो हम लोग फॉलो करते हैं किसी भी कैंडिडेट के चयन के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए। पहला होता है जनरेशन ऑफ रिक्रूटमेंट। सबसे पहले आप देखते हैं कि आपके यहाँ कितना वैकेंसीज है, आपके यहाँ कितने लोगों की आवश्यकता है। मान के चलिए हम देखेंगे अपने पॉलिटेक्निक में, तो हमारे यहाँ 5 प्रोफेसर का पद खाली है, तो हमने क्या हुआ, डिपार्टमेंट को लिख के भेजा कि भाई देखिए हमारे यहाँ 5 लोगों का पद खाली है, कृपया इस पर भर्ती किया जाए, नए लोगों का चयन किया जाए। इसको कहलाता है जनरेशन ऑफ रिक्रूटमेंट। अब दूसरा क्या है, रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन। जैसे ही आप लोगों ने जनरेशन ऑफ रिक्रूटमेंट कीजिएगा, पेपर में एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, उसके वेबसाइट पे नया एडवर्टाइजमेंट आपको दिखने लगेगा और आपसे फॉर्म अप्लाई करने के लिए मांगेगा। तो आपने क्या किया, फॉर्म को अप्लाई किया। क्या क्या आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट क्या मिलेगा, कैंडिडेट से फॉर्म मिलेगा, लोग अप्लाई करेगा, इसको कहलाता है रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन। आगे आएगा स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन। आपके पास जितने भी फॉर्म आए हैं, आप उससे क्या कीजिएगा, छटनी कीजिएगा कि हाँ देखो ये इसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया था डिप्लोमा पास, लेकिन ये बंदा डिप्लोमा पास नहीं है, 12 पास है, तो इसको साइड कर दो, ये हमारे लायक बच्चा नहीं है। कोई 10th पास ही फॉर्म भर दिया तो नहीं, हमारे लिए एलिजिबल नहीं है। ये कहलाता है स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन जितने भी आपके पास आए सबका छटनी करना। आगे है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। आप लोगों को पता है, आप लोग जो भी रिटेन टेस्ट हो गया, जिस तरह का टेस्ट आपको रखना है उस तरह का आप टेस्ट लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। उसके बाद क्या आता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। आपका इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू लेने के बाद क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रीवियस हिस्ट्री। आपके बारे में पिछला जो आपका पिछला हिस्ट्री है, पिछला इतिहास है, उसके बारे में चेक किया जाता है, लोग वेरीफाई कराते हैं। अच्छा आप बोलेंगे कि मैंने यहाँ से 10th क्लास पास किया,
तो पता किया जाएगा कि सही में आप लोगों ने वहां से 10th पास किया है कि नहीं किया है। फिर पूछा जाता है कि आपका डिप्लोमा आपने फलाना पॉलिटेक्निक से पास किया है, तो फिर आके फलाना उस पॉलिटेक्निक को लेटर भेजा जाएगा कि ये बच्चा आपका यहाँ से पास आउट है कि नहीं है, आप उसको वेरीफाई करके बताइए, कहीं ये फर्जी कैंडिडेट तो नहीं है। ये कहलाया इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रीवियस हिस्ट्री। उसके बाद आता है मेडिकल या फिजिकल एग्जाम। आपका मेडिकल चेकअप होता है, आपका फिजिकल चेकअप होता है, कहीं आप ब्लाइंड तो नहीं है, कहीं आपको सुनने में दिक्कत तो नहीं है, यही सारा चीज चेक किया जाता है, कहीं आप किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं है। ये होता है हमारा फिजिकल या मेडिकल एग्जामिनेशन में। उसके बाद आता है आपका फाइनल सिलेक्शन। यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि आप इतने तारीख से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आइए और अपना योगदान दीजिए। तो ये आपका था एक जनरल स्टेप जो कि हम लोग रिक्रूटमेंट के लिए फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पर्सनल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।